नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और कर्नाटक की 2 दिवसीय यात्रा पर आज कोची पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां वे आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कलाटी में श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र जाएंगे। प्रधानमंत्री इसके अलावा आज कोची मेट्रो और भारतीय रेल की 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शंकराचार्य की पवित्र जन्मस्थली के बाद आज CIAL व्यापार मेला और प्रदर्शनी केंद्र में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इन्फो पार्क को जोड़ने वाले 11 किलोमीटर लंबे कोची मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कोची मेट्रो फेज 1A के SN जंक्शन से वडकेटाकोटा खंड का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करूपम थर्रा और कोटायम चिंगवरम रेलवे लाइन के दोहरीकरण, कोल्लम पुडालोर सिंगल लाइन के विद्युतीकरण और 2 विशेष ट्रेनों को झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम टाउन और कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री भाजपा की राज्य इकाई की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह सार्वजनिक क्षेत्र के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत को नौसेना में शामिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के वेब पोर्टल ई-आवास का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि CAPF के कर्मचारियों के लिए आवास संतुष्टि अनुपात को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में है। इस वेब पोर्टल को CAPF ई-आवास विकसित किया गया है। ये वेब पोर्टल CAPF और असम राइफल्स के पात्र कार्मिकों को आवासों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवंटन में मदद करेगा। 3 दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात गए विदेश मंत्री अजय शंकर अपने UAE के समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक और तीसरे रणनीतिक संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला के साथ रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और परस्पर संबंध सहित भागीदारी और मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में दौरे पर मंत्री सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात की। शेख नहयान ने भारतीय समुदाय योग गतिविधियों, क्रिकेट और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मजबूत समर्थन की सराहना की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार की रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए हैं। क्रॉस फायरिंग में एक नागरिक घायल हो गया है। मारे गए जैश के आतंकवादियों की पहचान सोपोर के मोहम्मद रफी और पुलवामा के कैसर अशरफ के तौर पर हुई है। रफी पर 2 बार PSA के तहत केस दर्ज किया गया था। दोनों आतंकी कई तरह के अपराध में शामिल थे। सर्विकल कैंसर के खिलाफ भारत को पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से आज देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। स्वदेशी रूप से विकसित भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। सर्विकल कैंसर महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। इस टीके के आ जाने से सर्विकल की बीमारी से बचाव में आसानी होगी। बिहार में 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनने के 22 दिन के बाद नीतीश सरकार के कैबिनेट से पहला इस्तीफा हो गया। नीतीश कुमार की कैबिनेट के विवादित मंत्री कार्तिक कुमार सिंह ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कार्तिक कुमार सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही भाजपा ने उनके खिलाफ जारी वारंट का हवाला देकर उनको हटाने की मांग कर रखी थी। कार्तिक कुमार से कल सुबह की कानून विभाग वापस लेकर उन्हें गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया था, लेकिन कल देर शाम उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका त्यागपत्र स्वीकार करके राज्यपाल को भेज दिया है। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। कार्तिक कुमार के इस्तीफे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार
पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और भी कई विकेट गिरेंगे। वहीं बिहार भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि ऐसे दागी व्यक्ति को मंत्री बनाना दुर्भाग्यपूर्ण था, जिस पर खुद ही कई सारे आपराधिक मामले चल रहे हों। राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू होगा। पोषण माह आज से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है। वहीं इस वर्ष 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान महिलाओं की सेहत और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान रहेगा। इस वर्ष महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायतों को सक्रिय करते हुए पोषण पंचायतों का आयोजन करना और सशक्त नारी, साक्षर बच्चा, स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए भारत की जीडीपी 13.5% की दर से बढ़ी। पिछले साल पहली तिमाही में 20.1% थी विकास दर। अर्थव्यवस्था का कृषि और सर्विस सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन। दुनिया के कुछ देशों में आर्थिक मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के आर्थिक निर्णयों और विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से लगातार बढ़ाए जा रहे पूंजीगत व्यय से इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है। जीडीपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक खेती-बाड़ी की विकास दर 4.5% दर्ज की गई है। सेवा क्षेत्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा 25.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। पब्लिकेशन और दूसरी सेवाओं में 26% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और वित्तीय संस्थान भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी को स्वीकार कर रहे हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टैनले ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022 से 23 में भारत की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे तेज गति से विकास करेगी। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इसी के साथ एशिया की ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 28% और दुनिया की ग्रोथ में 22% रहेगी। मॉर्गन स्टैनली भारत के आउटलुक को लेकर बेहद पॉजिटिव हैं। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक दशक से अधिक समय में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि रुकी हुई मांग को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस में पहले नेताओं का पार्टी छोड़ना और अब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बयानबाजी जारी है। एक तरफ G23 के नेता रहे गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं, तो G23 के बाकी नेताओं के रुख के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। G23 के सदस्य आनंद शर्मा ने पहले कांग्रेस कार्य समिति में चुनाव की डेलीगेट्स सूची पर सवाल उठाए, तो मनीष तिवारी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। मनीष तिवारी ने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव अथॉरिटी के मुखिया मधुसूदन मिस्त्री से उन लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग की है जो अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करेंगे। कांग्रेस की G23 के नेताओं में बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद से मंगलवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और पृथ्वीराज चौहान ने लंबी चर्चा की। जानकारों का कहना है कि मुलाकात में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव पर भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि हम सभी दिल्ली के सांसदों ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। भाजपा सांसद रमेश भिदोड़ी ने कहा है कि जिस किसी ने भी मनीष सिसोदिया को भाजपा में आने का ऑफर दिया है, इसकी जांच हो और मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने मामले की दिल्ली पुलिस और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और पंजाब में आबकारी नीति की सीबीआई जांच कराने की मांग की। झारखंड दुमका में युवती की हत्या का मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या में शामिल आरोपियों को लेकर भाजपा हमलावर बनी हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। हत्या के आरोपियों के संबंध विवादित संगठन पीएफआई के साथ सामने आए हैं। मामले की गंभीरता को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 सदस्यीय दल ने पीड़िता के घर का दौरा किया और जानकारी ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के डीजीपी से भी रिपोर्ट तलब की। भाजपा नेताओं ने भी पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से पूरी घटना का विवरण जाना और न्याय दिलाने में मदद का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने CAP
समेकित चेतावनी तंत्र का एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें CAP का इस्तेमाल करने वाले देश के तमाम राज्यों के पेशेवरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर NDMA के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा है कि CAP के माध्यम से स्थानीय स्तर पर होने वाली आपदाओं का समय से पूर्व पता चल सकेगा, साथ ही स्थानीय नागरिकों तक सूचनाओं को पहुंचाया जा सकेगा। हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट के मौत के मामले में जांच करने के लिए गोवा पुलिस हिसार स्थित उनके फार्म हाउस पर पहुंची। वहां गोवा पुलिस ने सोनाली के परिजनों से जानकारी ली। गोवा पुलिस ने सोनाली की मौत के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें PA सुधीर के अलावा सुखविंदर, करलीज रेस्टोरेंट के मालिक और 2 ड्रग पेडलर शामिल हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अदालत ने ED को पूछताछ के लिए हिरासत दी है। पार्थ शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आरोपित हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लंपी बीमारी को लेकर होम्योपैथी की दवा बनाने की एक फर्जी फैक्ट्री पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बिहार में दिन दहाड़े एक पत्रकार के परिवार को बंधक बनाकर डकैती का मामला सामने आया है। 5 आरोपियों ने बंधक बनाकर कीमती सामान लूटा है। मामले में गिरफ्तार की कोशिशें जो हैं वो अब की जा रही हैं। ओडिशा के मयूरभंज में गणेश चतुर्थी उत्सव में उसके दौरान 60,000 कंचों का उपयोग करके एक गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है, जो कि देखने में बड़ी ही आकर्षक लग रही है। सुप्रीम कोर्ट आज तीसरा सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें गुजरात दंगों की साजिश के मामले में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दर्ज मामले में जमानत की मांग की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दरों में 0.05% की वृद्धि की है। बैंक के अनुसार सभी अवधि वाले कर्ज पर लागू होने वाली ये वृद्धि 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। देश में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह $16.59 अरब पर पहुंच गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जारी अपने आंकड़ों में ये जानकारी दी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये जानकारी दी। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी दर 1 साल पहले के 12.2% की तुलना में अप्रैल से जून 2022 में घटकर 7.1% रह गई है। ये आंकड़ा जनवरी से मार्च 2022 में 7.7% थी। नागर विमानन महानिदेशालय ने स्पाइसजेट के 2 और बोइंग 737 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है और केपटाउन संधि के तहत अगर कोई चूक होती है तो पट्टा देने वाले और ऋणदाता पट्टे पर दिए गए विमान का पंजीकरण रद्द कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहां वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के घरेलू कंपनियों के विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़ों के अनुसार देश की कंपनियों ने विदेशों में पिछले साल जुलाई में $2.56 अरब का निवेश किया। विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश इस साल जुलाई में 50% घटकर $1.11 अरब रहा। साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या लगभग 5 करोड़ पहुंच जाएगी। ये चार्जिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। सलाहकार फर्म KPMG की एक रिपोर्ट में EV की संख्या का यह अनुमान लगाया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी भी दी गई है। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले 19 देशों में अगस्त के दौरान मुद्रास्फीति नए रिकॉर्ड 9.1% पर पहुंच गई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संकट के कारण तेल और गैस की कीमतों में उछाल के चलते इन देशों में महंगाई दर बढ़ी है। कोयला मंत्रालय देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024 से 25 तक 1.23 बिलियन टन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया में है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों को सरोगेट विज्ञापनों पर दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपभोक्ता कार्य विभाग ने विज्ञापन दाताओं के संघों को भी आगाह किया है कि दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर में विफल होने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 30 अगस्त 2022 तक लगभग 881 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इससे लगभग 1,72,734 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए लगभग 130 लाख किसानों को लाभ हुआ है। चीन में उइगर मुस्लिमों पर यातनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट बुधवार को जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि चीन द्वारा उइगरों और अन्य मुस्लिम जाति समूहों की भेदभावपूर्ण हिरासत मानवता के खिलाफ अपराध हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बोचलेट ने चीन सरकार को प्रशिक्षण केंद्रों, जेलों में बंद सभी लोगों को रिहा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की सिफारिश की है। बोचलेट ने मई में शिनजियांग का दौरा किया था और इस रिपोर्ट को तैयार किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों का एक काफिला यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ओर बढ़ रहा है, जिस पर रूस का कब्जा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के इस कदम से युद्ध क्षेत्र में मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकने और परमाणु आपदा टाले जाने की उम्मीद बढ़ी है। निरीक्षकों की टीम पास के शहर जापोरिजिया पहुंच चुकी है। IAEA के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख परमाणु निरीक्षक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि उनका मिशन परमाणु दुर्घटना को रोकना है। इस बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की स्थायी उपस्थिति होनी चाहिए। पेंटागन के नए प्रेस सचिव पैट राइडर ने रूस से आग्रह किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम को यूक्रेन के जापोरिजिया में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण करने दे। रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने के बाद भी दुनिया भर के देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस बीच यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने रूस के साथ 2007 के वीजा सुविधा समझौते को स्थगित करने पर सहमति जताई। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने कहा है कि समझौता पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाएगा। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने रूसियों के लिए यूरोपीय संघ की वीजा प्रक्रिया को अधिक बोझिल, अधिक महंगा बनाने का फैसला किया है। रूस ने एक प्रमुख पाइपलाइन के जरिए यूरोप के लिए गैस की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी है। इसके लिए रूस ने रखरखाव का हवाला दिया है। रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी गैसप्रॉम ने बताया है कि नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन पर अगले 3 दिन तक प्रतिबंध रहेंगे। यूरोपीय सरकारों ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो ऊर्जा आपूर्ति को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए ऊर्जा आपूर्ति में कटौती के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि G7 देशों के वित्त मंत्री शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें रूसी तेल पर बाइडेन प्रशासन की प्रस्तावित मूल्य सीमा पर चर्चा होगी। G7 देशों के नेता रूसी तेल के परिवहन को अवरुद्ध करने सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि मूल्य सीमा निर्धारित की जा सके। अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री नादिम ज़हावी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूसी तेल पर प्रस्तावित यूरोपीय मूल्य सीमा पर चर्चा की।
लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबी बेरी ने इराकी शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर से राजनीति से अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने लंदन में ब्रिटिश श्रमिकों की ट्रेड यूनियन हड़ताल में अपना समर्थन जाहिर किया। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि श्रमिकों को अधिक धन अर्जित करने वाले अरबपतियों से लड़ने के लिए एक साथ खड़े होने की जरूरत है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने एक संवाददाता सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि निर्वाचित होने पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों को आगे बढ़ाया जाएगा। ब्राजील में वनों की कटाई पर राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की काफी आलोचना हुई है। पर्यावरण संरक्षण में ढील देने के कारण अमेज़न वर्षा वन में पेड़ों की कटाई में काफी वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से 399 बच्चों सहित 1191 लोगों की मौत हो गई है। लोगों को आपदा के खिलाफ राहत देने के लिए वैश्विक सहायता प्रदान की जा रही है। अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण जल उपचार संयंत्रों के क्षतिग्रस्त होने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के एरिजोना में तपती गर्मी का कहर फिर से शुरू हो गया है। गर्मी के कारण बेघर लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। इजराइल में फिलिस्तीनी कैदी खलील अफदे ने 160 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया। इजराइल ने अक्टूबर में खलील अफदे की रिहाई के लिए सहमति व्यक्त की है। इजरायली सेना ने दिसंबर 2021 में 40 वर्षीय खलील अफदे को गिरफ्तार किया था। मार्च में अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए खलील भूख हड़ताल पर बैठ गया था। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के मुकाबले में हांगकांग को 40 रनों से मात दी। भारत की यह लगातार दूसरी जीत है और इसके साथ ही ग्रुप ए से सुपर 4 में जगह बनाने वाली टीम इंडिया पहली टीम बनी। मैच में हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 26 गेंदों पर 68 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 6 छक्के देखने को मिले। सूर्य कुमार यादव को इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं विराट कोहली ने भी नाबाद 59 रनों की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव की सराहना करते हुए कहा कि यादव ने इस मैच में जिस तरह की पारी खेली उसके लिए शब्द कम होंगे। उन्होंने ऐसे कुछ शॉट खेले जो क्रिकेट की किताब में कहीं नहीं लिखे गए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल का विजयी अभियान जारी। गैब्रियल जीसस और मार्टिनेली के गोलों की बदौलत आर्सेनल ने एस्टन विला को 2-1 से मात देते हुए सत्र में लगातार 5वीं जीत दर्ज की। वहीं सत्र की खराब शुरुआत को भुलाते हुए लिवरपूल ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-1 से शिकस्त दी। टीम की ओर से फर्मिनो और कार्वालियो ने सलाह के पास की मदद से कई गोल किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और एर्लिंग हॉलैंड का शानदार प्रदर्शन जारी। सत्र में हॉलैंड की दूसरी हैट्रिक की बदौलत मैनचेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 6-0 से रौंदा। उधर प्रीमियर लीग में टॉटनहम और वेस्ट हैम के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। वेस्ट हैम की ओर से सॉसेक ने किया गोल तो वहीं केहरेर के आत्मघाती गोल की बदौलत टॉटनहम ड्रॉ कराने में रहा कामयाब। दूसरी तरफ फ्रेंच लीग में दिग्गजों से सजी पेरिस सेंट जर्मेन ने टाउलूस को 3-0 से मात दी। पेरिस सेंट जर्मन की ओर से नेमार, एम्बाप्पे और बार्नाट ने गोल दागे। सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बनाई। सेरेना ने दूसरी वरीयता प्राप्त एनेट कॉन्टेवेट को 7-6, 2-6, 6-2 से मात दी। एंडी मरे 2016 के बाद पहली बार यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे। मरे ने दूसरे दौर में अमेरिका के एमिलियो नावा को 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 से हराया। वहीं पिछले ग्रैंड स्लैम विंबलडन में उप विजेता रहे निक कार्गियोज ने भी जीत के साथ अगले दौर में अपनी जगह बनाई। किर्गियोज ने बेंजामिन बोंजी को 7-6, 6-4, 4-6, 6-4 से मात दी।
नॉर्वे के 5वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड ने भी जीत के साथ यूएस ओपन के अगले दौर में जगह बनाई। कैस्पर रूड ने टीम वैन रिच्थोवेन को 6-7, 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी मारिया सक्कारी यूएस ओपन के दूसरे दौर से हारकर बाहर। चीन की वांग शियू ने सक्कारी को 3-6, 7-5, 7-5 से मात दी। दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी जेबोर ने अमेरिकी खिलाड़ी मांडलिक पर सीधे सेटों में जीत दर्ज की। जेबोर ने मांडलिक को 7-5, 6-2 से हराया। अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु, जिन्होंने पुष्पा द राइज के ओ अंतावा में और द फैमिली मैन 2 में अपने काम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, वो आगामी फिल्म यशोदा में अभिनय करने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म का पोस्टर रिलीज किया। एक साल बाद भी अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा द राइज ने धूम मचाना जारी रखा हुआ है। इस बार फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूम मचा दी है, क्योंकि इसे हाल ही में मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। हर साल गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति को घर लाने की अपनी परंपरा को कायम रखते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने इस बार अब्राम के साथ भगवान का स्वागत किया, जैसा कि वो अब्राम को प्यार से द लिटिल वन कहना पसंद करते हैं। अभिनेता निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 ने आधिकारिक तौर पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, जिससे ये एक ब्लॉकबस्टर बन गई है। पैन इंडिया की फिल्म बनारस की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बनारस एक आगामी मिस्टीरियस लव स्टोरी ड्रामा है। निर्देशक फारूक कबीर ने की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा अब OTT पर रिलीज होने वाली है। फिल्म 2 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।